आज हमें एक तो आरक्षण पर जो बातचीत हम लोग कर रहे थे उसमें आरक्षण के विपक्ष में तर्क तक मुझे लगता है कि हम लोग बातचीत कर चुके थे और आज हमें बातचीत करना है आरक्षण नीति की समीक्षा, ताकि उसे और भी प्रभावशाली बनाया जा सके। इवैल्यूएशन of reservation policy in order to make this policy more effective, इस स्पष्टता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सामान्य तौर पर हम लोग ये समझते हैं कि समीक्षा आरक्षण की समाप्ति के लिए है। समीक्षा आरक्षण की समाप्ति के लिए नहीं है। समीक्षा आरक्षण को और भी प्रभावशाली बनाए जाने के लिए है। क्लियर है मेरी बात? तो मैंने शुरू में ही आपको यह बतलाया है कि आरक्षण नीति की समीक्षा होनी चाहिए। ऐसे भी आरक्षण की शुरुआत कब हुई भारतीय राजनीति में? अगर भारतीय राजनीति में आरक्षण की शुरुआत को देखा जाए तो यह 1932 में और सितंबर 1932 में गांधी अंबेडकर समझौता जो पूना पैक्ट के रूप में कहा जाता है, पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है, उससे आरक्षण की शुरुआत हुई है। और पूना पैक्ट में जो आरक्षण की शुरुआत हुई यह केंद्रीय विधायिका में और राज्य विधायिका में, इसमें भी निम्न सदन में, सिर्फ दूसरे सदन में नहीं, सिर्फ निम्न सदन के लिए, अर्थात आज के डेट में हम कहेंगे लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन इंडिया फर्स्ट रिजर्वेशन स्टार्टेड थ्रू गांधी अंबेडकर पैक्ट और पूना पैक्ट इन 1932। क्लियर है मेरी बात? और बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका विस्तार किया गया है। इसका विस्तार कहां हुआ? लोक नियोजन में इसका विस्तार हुआ, शिक्षण संस्थानों में इसका विस्तार हुआ, साथ साथ एससीज के साथ साथ एसटीज को भी रिजर्वेशन हमने
1951 में दिया बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा हमने आरक्षण का विस्तार किया। विस्तार में पहले एससीज को ही मिल रहा था तो उसको एसटीज को भी दिया। तो यह जो आरक्षण है अब लोकसभा के लिए है, विधानसभा के लिए है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए है, अर्थात लोक नियुक्तियों में है, सरकारी नियुक्तियों में है, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है, शैक्षणिक संस्थानों में है, और उसमें भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हम कहेंगे। Again, in 1990, for OBC, reservation announced। 1990 में फिर ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया। कहां पर? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, बीपी सिंह गवर्नमेंट ने यह रिजर्वेशन ओबीसी को दिया। इसके बाद का डेवलपमेंट क्या है? 2003 में ओबीसी रिजर्वेशन, 2003 ओबीसी रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, नाइन्टी सेकेंड अमेंडमेंट के द्वारा, और इसके बाद 2019 में (2019) 10% रिजर्वेशन on the basis of economic backwardness, for जनरल कैटेगरी। और इसका फायदा सिर्फ हिंदुओं को नहीं मिलना है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जितने भी धार्मिक समुदाय के लोग हैं जिन्हें अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला था, यदि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, और एक अनुमान के अनुसार जनरल कैटेगरीज में आने वाले 28% जो परिवार हैं वह बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। जनरल कैटेगरीज में आने वाला 18% इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, और लैंडलेस भी है। ठीक है ना? तो इस वर्ग के उम्मीदवार को भी अब इसका लाभ मिलेगा। तो रिजर्वेशन के संबंध में यही डेवलपमेंट है ना। अब
1932 से रिजर्वेशन पॉलिसी शुरू हुआ, 1951 में इसको हमने और इनलार्ज किया, टाइम टू टाइम इसको हम और इनलार्ज करते चले जा रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? लेकिन अबाउट इवैल्यूएशन हम क्या करेंगे? अबाउट इवैल्यूएशन कि भाई जब शुरुआत 1932 में हुआ और आज इतने वर्ष हो चुके हैं, तो हमें इसका एक इवैल्यूएशन करना चाहिए। इवैल्यूएशन क्यों करना चाहिए? ताकि हम इस आरक्षण की नीति के कमजोर पक्ष और मजबूत पक्ष से अवगत हो सकें, कमजोर पक्ष को दूर कर इसे और भी अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, इसके लिए हम समीक्षा चाहते हैं। इसके लिए हम समीक्षा की आवश्यकता पर बल देना चाहते हैं। यह पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा, बिगिनिंग ऐसे आपको करना है। अब यह है कि आपके पास क्या सुझाव हैं? आप इसे कैसे और भी अधिक इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रभावशाली आप इसे और भी कैसे बना सकते हैं? क्लियर है? इसमें सबसे पहली बात यह है कि आरक्षण का उल्लेख जब संविधान में किया गया था प्रथम संविधान संशोधन से, तो इसे 10 वर्षों के लिए किया गया था। मतलब ये कि सबसे पहले हम सभी लोगों को यह समझना चाहिए कि आरक्षण हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि पिछड़ापन जो है वह भी हमेशा के लिए नहीं है। यह तो पिछड़ापन को दूर करने के लिए है ना। तो जैसे ही पिछड़ापन दूर हो जाए, आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, हम लोगों ने आरक्षण को एक अनुदत्त लाभ मान लिया है। For always we considered it as granted benefit. इसे हमने हमेशा के लिए मान लिया है। यह एक गलत प्रवृत्ति है। इसे समाप्त करने पर हमें बल देना होगा। यह थोड़े समय के लिए है ताकि पिछड़ापन दूर हो सके, इसलिए इसे हमेशा बनाकर रखने की वकालत हम नहीं कर सकते हैं। पिछड़ापन जैसे ही दूर हो जाए, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। देखिए, कंपटीशन सिस्टम को हमने अपनाया है, हमने मेरिट सिस्टम को अपनाया है। जो लोग कंपटीशन के लिए सक्षम नहीं हैं, उनको सक्षम बनाने के लिए आरक्षण है। इसीलिए इसे ग्रांटेड नहीं मानना चाहिए कि नहीं, यह तो हमें प्राप्त हो गया, अब इसे समाप्त करेंगे तो हमारा सर पहले कटेगा, समाप्त हम नहीं होने देंगे। जो इस तरह की मनोवृत्ति है, इसको हम कंडेम करते हैं, इसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, और हम चाहते हैं कि भारत में सभी वर्ग के लोगों में यह मानसिक चेतना फैले, वे इस आवश्यकता को समझें कि यह थोड़े समय के लिए है,
यह तब तक के लिए ही है जब तक कि हम बैकवर्ड हैं। जैसे ही आप खुद एडवांस्ड होते हैं, आपको खुद से इसका परित्याग कर देना चाहिए, मतलब सेल्फ इनिशिएशन को आगे बढ़ाना चाहिए इस संदर्भ में। और भारत के जो लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वो एडवांस्ड होते चले जाएंगे, अगर हम इसे एक सेल्फ इनिशिएटिव बनाए तो वो ज्यादा बेटर होगा। हम लोगों को जागरूक करें इस संदर्भ में तो ज्यादा बेटर होगा। कंपल्सन की बजाय इसको हम लोगों को जागरूक बनाएं। इसी से हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि आरक्षण का लाभ एक व्यक्ति को सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम, और यहां पर मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परिवार की बात कर रहा हूं। क्योंकि सबसे इनिशियल यूनिट जो हमारा है वह फैमिली है। यदि एक परिवार को आरक्षण का लाभ एक बार मिल जाए तो हम यह मान लें कि अब वह सक्षम हो गया है। अब दूसरे परिवार पर ध्यान दें, अब तीसरे परिवार पर ध्यान दें, अब अन्य लोगों पर हम ध्यान दें। होता क्या है कि जिन लोगों ने एक बार आरक्षण का लाभ उठा लिया, इन फ्यूचर भी वही लाभ लेते रहते हैं, वही लाभ लेते रहते हैं। तो इससे अदर्स लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है, इसलिए अन्य लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। यह सबके विकास के लिए है, यह सबके उत्थान के लिए है, यह सबके हित में है। ऐसा माने, ऐसी मानसिकता, ऐसी मानसिक सोच को हम आगे बढ़ाएं तो यह अच्छा होगा। जब भी हम किसी नीति को आगे बढ़ाते हैं ना, तो उसके साथ कुछ इनिशिएटिव्स होना चाहिए, कुछ पहल होना चाहिए, और वह पहल व्यक्तिगत स्तर पर ही होना चाहिए। यह व्यवस्था हमारी है, यह व्यवस्था हमारे लिए है, इसका संचालन हम करते हैं। लोकतंत्र लोगों के द्वारा संचालित होता है, इसलिए व्यवस्था को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, व्यवस्था को हेल्दी बनाए रखने के लिए, सिस्टम को करेक्ट करने के लिए पहल भी हमें ही करना होगा। तो इसलिए यह नियम जो है वह हमें अपनाना चाहिए। तीसरी बात पर आते हैं हम। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों ने यह भी मान लिया है कि आरक्षण ही एकमात्र समाधान है पिछड़ेपन से निकलने का। इस सोच में भी हमें परिवर्तन लाना होगा। आरक्षण एकमात्र उपकरण नहीं है। Reservation is not only one tool of abolish the backwardness, so that we should think about the alternatives of reservation। और सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक स्टेप्स और भी क्या लिए जा सकते हैं बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए। तो उस पर हमें विचार करना चाहिए। दैट मीन्स हमें अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए। इसका कोई एग्जांपल है? सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स इन ऑर्डर टू गिव डायरेक्ट बेनिफिट, उनको एजुकेशन में बेनिफिट हम दे सकते हैं,
और बहुत अच्छा स्कीम चल रहा है इसके लिए। दोपहर में खाद्यान्न जो मिड डे मील स्कीम है हमारा, वो शिक्षा को ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि पिछड़े हुए लोगों को जो बचपन से ही काम में लग जाते हैं अपने फूड्स नेसेसिटी को पूरा करने के लिए, उनको दोपहर में हम स्कूल में ही लंच देते हैं, मिड डे मील हम देते हैं कि नहीं, आपको खाना खाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं, आप स्कूल में आइए, आपको खाना भी मिलेगा। उन्हें फीस में जो है वह 100% रिबेट मिलना चाहिए। उनके लिए हमें हॉस्टल्स बनाना चाहिए, उनका फूडिंग लॉजिंग हम कर सके, हायर एजुकेशन तक में हम सारे लोगों को ये फैसिलिटीज दे सके। रेदर देन रिजर्वेशन, आप फैसिलिटीज को लीजिए, आपको शुल्क में रिबेट मिलेगा, आपको ट्यूशन फीस में रिबेट मिलेगा, अदर फीस में आपको रिबेट मिलेगा, हॉस्टल्स फूडिंग लॉजिंग सब हम अवेलेबल करवाएंगे आपको एट सब्सिडाइज्ड रेट। इस दिशा में हमें सोचना होगा। तो इस तरीके से जो है आरक्षण में आपको यह सुझाव देना है कि और भी विकल्प क्या हो सकते हैं और उन विकल्पों पर हमें काम करना चाहिए। आज के डेट में जो हमने यह मान लिया है कि आरक्षण एकमात्र अल्टरनेटिव से है और इसी के द्वारा हमारा डेवलपमेंट होना है, इसलिए लगातार अन्य जाति के लोग जो प्रभावशाली जाति भी हैं, उन जाति के लोगों के द्वारा भी रिजर्वेशन को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी मनोवृत्ति के डेवलपमेंट के कारण, इस साइकोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण, इस एटीट्यूड को हमें बदलना होगा, इस साइकोलॉजी को हमें चेंज करना होगा। और इस तरह की जो एटीट्यूड है और साइकोलॉजी है, इसके कारण प्रतिभा का भी विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए प्रतिभा का प्रॉपर सफिशिएंट डेवलपमेंट करने के लिए भी हमें इस तरह के एटीट्यूड को और इस तरह के साइकोलॉजी को डेवलप करने पर हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, एक विचार, एक सुझाव यह भी है कि चूंकि मंडल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्सेप्ट को लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। तो मान लीजिए कि एससीज को रिजर्वेशन है, उसमें अलग से महिलाओं का कोटा होना चाहिए। एसटीज को रिजर्वेशन है, उसमें महिलाओं का कोटा होना चाहिए। ओबीसीज को रिजर्वेशन है, उसमें वुमेन कोटा होना चाहिए। अभी जनरल रिजर्वेशन हमने दिया, उसमें विमेन का एक कोटा दे दें हम। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें इस पर भी सुझाव पर काम करना चाहिए। मतलब एससीज में महिलाएं भी आगे बढ़ें, एसटीज में महिलाएं भी आगे बढ़ें, ओबीसीज में महिलाएं भी विकसित हों, सिर्फ पुरुष ही नहीं, जनरल कैटेगरीज में भी महिलाओं को आगे बढ़ाएं। और फिर इसी बात पर आगे बढ़ते हुए इसी पॉइंट से हम आ जाते हैं एक दूसरे सब टॉपिक पर, रिजर्वेशन में ही, विमेन रिजर्वेशन। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं विमेन रिजर्वेशन पर। महिला आरक्षण। अभी जो विमेन रिजर्वेशन प्रपोज्ड है, वह हम पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। मतलब लोकसभा,
हाउस ऑफ द पीपल एंड विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, हाउस ऑफ पीपल ऑफ पार्लियामेंट, संसद का निम्न सदन लोकसभा, राज्य विधायिका का निम्न सदन विधानसभा, लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पर हम 33% रिजर्वेशन को हमने प्रपोज्ड किया है, प्रस्तावित किया है। यह भी प्रपोज्ड हुआ। कब प्रपोज्ड हुआ? फर्स्ट टाइम 1992 में। आज कौन सा समय चल रहा है? 2019। और इसे आज तक हम इनेक्ट नहीं कर पाए। तो 19 ईयर्स तो इधर ही हो गया, 8 ईयर्स इधर हो गया। और 1996 में सबसे पहले इसे एक्ट के रूप में प्रपोज्ड किया गया था। मोर देन 20 ईयर्स, ज्यादा ही हो गया, लगभग 25 साल होने वाले हैं। तो 25 साल के पश्चात भी अगर वुमेन रिजर्वेशन पर आज भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इवन अगर चर्चा भी नहीं हो रही है, तो फिर वुमेन रिजर्वेशन के संबंध में हमें लगता है कि पॉलिटिकल जो विल है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, उसकी कमी हमें देखने को मिल रही है। और चुनाव के समय जो है वह विभिन्न प्रकार से महिला रिजर्वेशन की बात, दलितों को रिजर्वेशन की बात, मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात, जैसे कई प्रकार के जो सिगूफा होते हैं, जो बातें होती हैं, वो चलाई जाती हैं और चुनाव के पश्चात उसको भुला दिया जाता है। मूल संविधान में आर्टिकल 15(3) विद्यमान था। आर्टिकल 15(4) जो SC, ST, OBC के लिए लाया गया 1951 में, वह अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। वह हमने उसी साल इनेक्ट कर दिया। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15(3) विद्यमान था, जिसमें विमेन रिजर्वेशन की बात कही गई थी, उस पर आज तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया। यह बतलाता है कि विमेन रिजर्वेशन के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारे पास कितना विल है, ये इस बात को सिद्ध कर देता है। तो पहली बात तो मैं इस आइडियाज को ही पहले कंडेम करता हूं, क्रिटिसाइज करता हूं कि विमेन रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में जो लाया गया वह ठीक नहीं है। विमेन रिजर्वेशन होना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, विमेन रिजर्वेशन होना चाहिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ताकि उन्हें स्किल्ड किया जा सके, उनका एम्पावरमेंट किया जा सके। पॉलिटिक्स में 33%, 545 का 33% निकाल लीजिए। मतलब पूरे देश से अगर मान लीजिए कि हम 150 महिलाओं को प्रतिनिधित्व तो दे भी देते हैं, तो उससे महिलाओं का विकास तो होगा नहीं। लेकिन अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम 5% भी रिजर्वेशन दे देते हैं, 10% भी रिजर्वेशन दे देते हैं अलग से महिलाओं को, और सभी कैटेगरीज में महिलाओं को अगर हम 2%, 3% भी रिजर्वेशन दे देते हैं, तो उससे जो है वह आम महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी तरफ जो पॉलिटिक्स में जो रिजर्वेशन देने की बात कही जा रही है, उसमें जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मेल पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने ही फैमिली के फीमेल को उस सीट पर चुनाव लड़वाएंगे और आम लोगों को फायदा नहीं होगा, बल्कि ऑलरेडी जो पॉलिटिक्स में हैं, जो फैमिली पॉलिटिक्स में है, उन्हीं के मेंबर्स जो है उस सीट से रिजर्व्ड हो जाएंगे। 5 सालों के लिए वो रिजर्व रहेगा।
और इसका जो साइक्लिक सिस्टम जो दिया गया है, रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, उस पर भी काफी क्रिटिसिज्म है। महिला आरक्षण जो लोकसभा विधानसभा के लिए है, वह साइक्लिक सिस्टम पर दिए जाने की बात कही गई है। साइक्लिक सिस्टम को थोड़ा सा समझते हैं हम। साइक्लिक सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, इसको कहते हैं महिला आरक्षण का चक्रीय सिद्धांत। महिला आरक्षण का चक्रीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत का मतलब यह है कि पूरे देश को हमने 545 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया है। तो आप यूं समझ लीजिए कि 545 में से 33% सीट्स जो है 5 इयर्स के लिए एक बार रिजर्व्ड हुआ। नेक्स्ट 5 इयर्स में नेक्स्ट 33% सीट रिजर्व्ड हुआ एंड नेक्स्ट 5 इयर्स में नेक्स्ट 33% सीट रिजर्व्ड हुआ। इस प्रकार 15 इयर्स में ईच एंड एवरी लोकसभा सीट पर एक वुमेन कैंडिडेट इलेक्शन को विन करेगी और इस तरह से पूरे देश में चक्रीय रूप में रिजर्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस 5 इयर्स में हमने इस 33% सीट को रिजर्व किया। नेक्स्ट 5 इयर्स में नेक्स्ट और नेक्स्ट 5 इयर्स में नेक्स्ट को हमने रिजर्व करके एक बार एक साइकिल को पूरा कर दिया। तो एक बार जो 33% सीट रिजर्व्ड हुआ, यहां पर सपोज करते हैं कि कोई मेल कैंडिडेट है और जनता चाहती है कि यही कैंडिडेट हमारा रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में करे, तो वह रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा, उसको वह सीट छोड़ना पड़ेगा और उसको जाना पड़ेगा दूसरा सीट जो अनरिजर्व्ड है उस पर जाना पड़ेगा। तो ये डेमोक्रेसी का जो मूल भावना है, जो मेन स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, उसके अगेंस्ट जा रहा है कि हम जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं कि नहीं यही उम्मीदवार आपको सिलेक्ट करना है। ये काम नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि रिजर्वेशन जो है पॉलिटिक्स में दिया ही नहीं जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? पॉलिटिकल पार्टीज दो भागों में बटे हुए हैं। महिला आरक्षण को सपोर्ट करते हैं, महिला आरक्षण को अपोज करते हैं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की भी बात कहते हैं, अर्थात 33% महिलाओं में SC, STs और OBC का कोटा हो। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वुमेन रिजर्वेशन में SC, STs और OBCs के कोटा के लिए की डिमांड करते हैं।